हेलो, वेलकम टू नौशाद नाइस केमिस्ट्री। आज का क्लास हम लोग का है फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट में हम लोगों ने देखा था बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, वो था बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। और आज है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, कम हो जाना। तो आ जाइए, पहले हम लोग जाने कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं हिमांक। हिम का मतलब होता है बर्फ और हिमांक का मतलब वह टेम्परेचर जिस पर वाटर या कोई भी लिक्विड आइस बन जाए, ये कहलाता है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या है कि जैसे वाटर को रखिए, टेम्परेचर घटाइए तो वो लिक्विड हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड होता है वही टेम्परेचर हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट तब होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो फ्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट में याद कीजिए क्या था भाई, वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वह टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है और उस पर वो लिक्विड बॉइल करते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट में है वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। टीएफ से दिखाते हैं, टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग टेम्परेचर, freezing point, हिमांक। The freezing point of a substance is the temperature at which its solid and liquid phases have the same vapor pressure। किसी पदार्थ का freezing point वह टेम्परेचर है जिस पर उसका सॉलिड और लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर सेम हो, एक जैसा। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। और अब आइए मेन टॉपिक हमारा, टुडेज टॉपिक, मेन टॉपिक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना, कम हो जाना या घट जाना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक, मतलब हिमांक का घट जाना, या इसको अवनमन भी कहते हैं। अवनमन, जिस तरह से एलिवेशन बढ़ने को कहते हैं उन्नयन, वहां था क्वथनांक का उन्नयन और यहाँ हिमांक का अवनमन, कम हो जाना फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या है, किसी भी लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी ऐसा पदार्थ जो वेपर बनके गर्म करने पर भी नहीं उड़ता हो, अवाष्पशील पदार्थ, उसको किसी लिक्विड में अगर हम घोल दें, मिला दें, सॉल्यूशन बना लें, तो उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट जब वो प्योर हुआ करता था, अकेले हुआ करता था, तब से कम हो जाता है और इसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में घुला दें तो उस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है, इसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई लिक्विड है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड का TF नॉट है। अब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला दीजिएगा तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, TF हो जाता है, यानी ये पहला था, ये कम हो जाएगा। तो इसको जब घटाइएगा TF नॉट माइनस TF, तो इसको कह सकते हैं डेल TF, और यही डेल TF जो हो गया, यही हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन, इसको लिखना नहीं है आपको, व्हेन ए नॉन, इसको लिखना नहीं है, समझ गया, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है टू द सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम हो जाता है, कम हो जाता है। The difference in the freezing point of pure solvent,
प्योर सॉल्वेंट यानी TF नोट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन TF सॉल्यूशन से कम हो जाता है ना। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कहते हैं यानी डेल TF एंड क्या होगा यानी TF नॉट इज ग्रेटर देन TF, तो ये डिफरेंस हो गया डेल TF डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब आइए क्यों होता है, कारण क्या है इसका, क्यों होता है ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इसलिए होता है कि आपको पता है राउल्ट्स लॉ से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, कि भाई किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट अगर हम खुलाते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और वेपर प्रेशर कम होकर के उसका इतना हो जाता है कि उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, हो गया। यानी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है और कम होके उसी सॉल्वेंट के सॉलिड बनने पर जितना होता है उसके बराबर हो जाता है। नेचुरली वो सब्सटेंस सॉलिडिफाई कर जाता है ना, जम जाता है। ऑन एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को कम कर देता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने इन द सॉल्यूशन and becomes equal to vapor pressure of pure solid, और वो प्योर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है at low temperature and substance freezes, और ये रीजन हो गया। अब इसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ होगा वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर। तो ये हो गया आपको वेपर प्रेशर और ये हो गया आपको टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया केल्विन में, हो गया। अब आ जाइए ग्राफ में उसको ड्रॉ कीजिएगा, तो ग्राफ होगा इस तरह से सॉल्वेंट के लिए, पहले सॉल्वेंट के लिए लीजिए यू सॉल्वेंट के लिए, तो ये है लिक्विड स्टेट में। सॉल्वेंट जब लिक्विड स्टेट में आता है तब इधर जाने का मतलब हुआ ग्राफ राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब हुआ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, है ना, तो वो सॉलिडिफाई होगा। तो लिक्विड स्टेट से वो घट करके क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब फिर सॉल्यूशन को ले लेंगे, तो सॉल्यूशन आ गया, हाँ, तो ये हो गया सॉल्यूशन के लिए ग्राफ, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट, और इस पॉइंट पर क्या हुआ कि सॉल्वेंट भी सॉलिडिफाई हो गया, ठोस बन गया, और सॉल्यूशन भी सॉलिडिफाई हो गया, ठोस बन गया। तो अब आ जाइए, इसको लीजिए आप, ये जो ग्राफ है ये पॉइंट हो गया TF नोट यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहां पर जो होता है फ्रीज कर रहा है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल TF माइनस TF नॉट, तो डेल TF, यही हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर, यही हो गया आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। तो आप जानिए, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट DF डेल्टा TF, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality of the solution, M is molality। और अगर आप प्रोपोर्शनल के साइन को
रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी देना होगा। यहां कांस्टेंट क्वांटिटी है केएफ। तो ये केएफ जो हुआ क्या है भाई, तो केएफ हियर, केएफ इज ए कांस्टेंट हियर, केएफ इज ए कांस्टेंट called molar freezing point depression constant, molar freezing point depression constant। जैसे वहां हुआ करता था मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, वही होगा मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और एक और नाम है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ना। हो गया। अब यहां एम क्या है भाई, एम इज मोलैलिटी। अब क्या करोगे कि हम जानना चाहते हैं केएफ का क्या वैल्यू होता है, तो आप जानो कि इफ n is equal to 1 then delta TF equal to KF, यानी मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट is defined as the depression of freezing point when molality of the solution is 1. Hence molar freezing point depression constant is defined, परिभाषित किया जा सकता है, is defined as what? Defined as the molar depression freezing point constant is defined as the depression of freezing point. The depression of freezing point when concentration of solution is unity, या molality of solution is unity, when molality of the solution is unity, यानी m equal to 1। इसको आप याद कर लिखो, molar freezing point depression constant defined as the depression of freezing point when molality of the solution is unity। अब आइए KF किस बात पर डिपेंड करता है, तो KF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। KF depends upon nature of solvent। और इसका यूनिट देखिए कितना है भाई, यूनिट ऑफ KF is Kelvin किलोग्राम पर मोल या केल्विन पर मोलैलिटी। K फॉर वाटर क्या है, वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर इज इक्वल टू 0.186 केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन पर मोलैलिटी, सॉरी 1.86। ओके, और इस तरह से ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने वाले हैं,
ये भी सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए या एग्जामिनेशन में ये सब आते हैं। ओके, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Mb फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा Tf, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा Tf के सहारे आप कैसे निकालेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी ऐसा सॉल्यूट जो वेपर करके नहीं होता है, उसका मोलर मास आप कैसे निकालेंगे डेल्टा Tf के सहारे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के सहारे। तो आपको पता है सिंस फॉर इट, इसको ऐसे कर दीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं। सिंस फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपको पता है, क्या पता है, डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इंटू m, वेयर m इज here, m is मोलैरिटी। और आप जानो कि मोलैरिटी बराबर कितना होता है भाई, तो मोलैरिटी m इक्वल टू होता है Mb बाई WA, यानी WB बाई, कैसे लिखिए, WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA इन ग्राम। ये आपको पता है। अब आप क्या करो कि मोलैरिटी की जगह पर उसका वैल्यू यहां पुट कर दो, तो डेल Tf इक्वल टू Kf इंटू WB, दिस वन, ये वाला WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA ग्राम। तो ये फॉर्मूला आपको हो गया। अब इससे आप क्या निकालना है भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, दिस वन। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट Mb इक्वल टू, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या होगा, Kf इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल Tf इंटू WA ग्राम। चलिए ग्राम, ये वैल्यू हो गया, यानी Mb इक्वल टू Kf इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा Tf इंटू WA। ओके, अब आइए यहां पर कौन कौन चीज क्या क्या है भाई, तो हियर आपको पता है Kf बराबर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और WB पता है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट, WA पता है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल Tf पता है आपको, सॉरी ये हो गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं ये हो जाएगा डिप्रेशन कांस्टेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये हो गया आपको डेल Tf, ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन freezing point constant for water, for H2O Kf equal to 1.86 Kelvin per मोलैरिटी। और सारा कुछ तो है, क्या निकल गया, ये हो गया
WB, WA, ΔPF, और इस तरह से आप आराम से इसमें कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। मेनली तो ये फॉर्मूला हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, लेकिन इसके सहारे आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी आप इसका निकाल सकते हैं। ये टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मगर एग्जामिनेशन में 12th के एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा गया और ना पूछा जाएगा। हाँ, कंपटीशन के लिए जरूरी है, इसलिए 12 वाले बच्चे इसे छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इतनी बात को ये जो लिखा, इतनी बात। और एक रीजनिंग है, एक वर्ड रीजनिंग है, ये हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा था इस तरह से। व्हाई इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड है नियरली ट्वाइस दैट ऑफ 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। यानी ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और सोडियम क्लोराइड का जो होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो ग्लूकोज की तुलना में दोगुना होता है। इसका कारण यही है कि ग्लूकोज जो पानी में घुलाएंगे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 है, और सोडियम क्लोराइड जो है इसमें क्या है, ये पानी में घुलेगा तो Na+ एंड Cl-, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिफ्यूजन 2 रहता है। और पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो NaCl में सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल डबल है ग्लूकोज से, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज की तुलना में ये 2 गुना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Now numericals based on depression in freezing point डेल्टा TF, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर, उसी तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। फर्क है कि वहां एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, यहां डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, फार्मूला भी लगभग मिलता जुलता है। तो आ जाइए पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C दिस वन टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, K = 3.9 केल्विन kg पर मोल। अब आइए सबसे पहले डाटा कलेक्शन, फिर फार्मूला सिलेक्शन, फिर सिंपल कैलकुलेशन। आइए डाटा कलेक्शन में देखिए तो क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, आपको मास निकालना है, ठीक है, टू बी 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो चलिए एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है तो WA = 75 ग्राम, ठीक है, और सॉल्यूट है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, तो MB निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट C6H8O6, तो 12 × 6 + 1 × 8 + 16 × 6 = 1। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा, हाँ सॉरी असर की अज़ाम रही थी इसलिए हम लोग थोड़ी देर ठहर गए। हाँ देखिए इस न्यूमेरिकल्स में जो कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर है, मास ऑफ सॉल्वेंट WA = 75 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है विटामिन C, ये है C6H8O6, 12 × 6 1 × 8 एंड 16 × 6, टोटल कैलकुलेट करने को 176 आ गया है। उसके बाद ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF 1.5 डिफरेंस जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और डिग्री सी लीजिए या केल्विन लीजिए, दो लीजिए, डिफरेंस में हमेशा यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। और मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इन वैल्यू को फार्मूला में बैठा लेंगे, पुटिंग these values in the formula,
कौन सा फॉर्मूला भाई? डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। अब एम की जगह क्या कीजिएगा? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए इन ग्राम। इसमें पुट कर दीजिए और उसके बाद तब आप क्या पाएगा? डेल्टा टीएफ की जगह पर 1.5, केएफ की जगह पर 3.9 इंटू डब्ल्यू की जगह पर डब्ल्यू निकालना है आपको। डब्ल्यू आपको मास ऑफ सॉल्यूट है ना, कैलकुलेट मास ऑफ एस्पर्मिक एसिड, ये आपको निकालना है। तो W जो कैलकुलेट करना है तो W रहने दीजिए और इंटू 1000 बाई MB का वैल्यू हुआ 176 इंटू WA क्या हुआ भाई? 75। और अब आप क्या कीजिए, टोटल को कैलकुलेट कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और WB इक्वल टू 5.077 ग्राम कैलकुलेट करने पर आएगा। आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर आधारित दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले डाटा कलेक्शन गिवन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। तो मान लिया जाए लेट, परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, तो लेट मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास मान लिया जाए है 100 ग्राम, तो मास ऑफ ग्लूकोज होगा 5 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया ग्लूकोज, ये हो गया 5 ग्राम। अच्छा, वाटर मिला हुआ है तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा यानी वाटर ले, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम है और मास ऑफ ग्लूकोज 5% तो 5 ग्राम हो गया, तो वाटर का मास यानी सॉल्वेंट का मास जो होगा क्या होगा? 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम हो गया। और आइए मोलर मास ऑफ ग्लूकोज देख लीजिए, MB मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज मतलब ये C6H12O6 यानी 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6 यानी 180, कुल मिलाकर 180 आ जाएगा। हो गया। और आ जाइए क्या है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, इतना है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट 273.15 केल्विन, KF हो गया 30 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और निकालना है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर यानी TF निकालना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन TF निकालना है सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन, ये कैलकुलेट। फिर उसी तरह से आपको पता है कि we know del TF is equal to KF into M. Now put the value of del TF equal to KF into M. Del TF into KF into M. M का वैल्यू WB by MB into 1000 by WA। और इस तरह से सबके वैल्यू को बैठाते हैं। ये आपका फॉर्मूला हुआ
अब आप बैठाइएगा तो डेल टीएफ क्या हुआ भाई, तो डेल टीएफ आपको निकालना है। केएफ क्या हुआ, तो केएफ हो गया 30 क्योंकि दिया हुआ है, इनटू डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी हुआ 5 इनटू 1000 बाई एम बी क्या है, तो एम बी हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये वाला 180 इनटू डब्ल्यू ए क्या हुआ भाई, तो डब्ल्यू ए हुआ 95। और इस तरह से डेल टीएफ आप कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा आपको कितना आएगा भाई, 65,000 बाई 171, 65,000 बाई 171 100 कैलकुलेट करके देख लीजिएगा उतना है, और इस सब को टोटल कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 3.80 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, आपको निकालना है घट सॉल्यूशन का, ये निकालना है, ये आपको निकालना है ये। तो आपको पता है, आपको मालूम है चूंकि डेल टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, तो टीएफ निकालना है आपको, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन इसे रहने दीजिए। तो डेल टीएफ माइनस सॉरी टीएफ नॉट माइनस डेल टीएफ, और टीएफ नॉट कितना आया जी, तो 273.15 माइनस, और डेल टीएफ कितना आया आपको 3.80, और इसको आप घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 269.35 केल्विन, ये आपका आया आंसर। और इस तरह से आपने देखा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को दो तरह के न्यूमेरिकल, और इसी तरह से कुछ भी निकाल सकते हैं आप, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट कुछ भी निकाल सकते हैं इस तरह के फॉर्मूला। नाउ होम असाइनमेंट, होमवर्क, आपको दो क्वेश्चन हमने बनाया और दो क्वेश्चन होमवर्क दिया है, आप इसको नोट कर लें, इसका आंसर इसके साथ में दे दिया गया है ना। ये जो भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं या होम असाइनमेंट दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस या तो एनसीईआरटी से लिए गए हैं या बिहार बोर्ड और सीबीएसई में पूछे गए पिछले 10 साल के क्वेश्चन से लिए गए हैं, या मेडिकल और इंजीनियरिंग नीट या आईआईटी या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी हैं उनके बैक ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से लिए गए हैं। यानी होमवर्क और होम असाइनमेंट और क्लास वर्क दोनों जो भी हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आप जरूर बना लीजिएगा। और लास्ट में फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल नौशाद नाइस केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके नीचे बने हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो शूट होगा आपको वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और ये पढ़ाई जो हो रही है वो इस तरह की पढ़ाई है जिसमें आपको क्लियर कंसेप्शन साथ साथ बेहतरीन नोट, आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाई लेक्चर वाइज देखिएगा। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आ गया है और 4 लेक्चर पर 4 और 5 लेक्चर्स और है इस चैप्टर में। उसके बाद ये सबसे लंबा चैप्टर जो है वो 12th क्लास का फिजिकल का वो आपका खत्म हो जाएगा। और इस तरह से गुड बाय फॉर टुडे एंड सी यू अगेन टुमारो फॉर ए न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, गुड बाय।